नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा सा ये सारी थ्योरी जो है ये एग्जाम में नहीं लिखनी है, डायरेक्टली अपन आते हैं। हमें पता है इक्विपार्टीशन थ्योरी ये कहती है कि हर एनर्जी जो है उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो 1/2 kT होती है, करेक्ट। और इक्विपार्टीशन थ्योरम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पर उसके उसको लेंगे द्विपरमाणु को इस बार। तो सबसे पहले द्विपरमाणु गैस ले लेते हैं कोई, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के अंदर एक हाइड्रोजन इस तरह से होता है और दूसरा किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ इस तरह से होता है। तो ये डंबल शेप के होते हैं। डंबल शेप के होने की वजह से देखो ये सबसे पहले पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स में जा सकता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाई में जा सकता है और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड में जा सकता है। तो 1/2 kT इधर हो जाएगा, 1/2 kT इधर हो जाएगा और 1/2 kT इधर हो जाएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी स्थानांतरण के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी इसके पास, 3/2 kT हो जाएगी। तो यहाँ पर यू स्थानांतरण जो है यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 kT हो जाएगी। उसके बाद रोटेशन की बात करते हैं। तो रोटेशन जो है इसका वाई के अबाउट हो सकता है, देखो इस तरह से हो सकता है वाई के अबाउट, एच इस तरह से है और एच इस तरह से है। तो अगर ये वर्टिकल एक्सिस है वाई, तो इसका जो रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, पॉसिबल है। सर्कल बनेगा किसी नॉन जीरो रेडियस का। और इसी तरह से जेड डायरेक्शन के अबाउट जो है यहाँ पर इसका सर्किल इस तरह से बन सकता है। लेकिन जिस अक्ष पे ये रखा हुआ है उसी अक्ष पे अगर रोटेशन करवाएंगे तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये वहीं पर घूमता रहेगा। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, इस तरह से वो वहीं पे घूमता रहेगा, उस रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। 11th 12th के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो ही एक्सिस, जिस एक्सिस पे ये रखा हुआ है उस एक्सिस पे रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो एक्सिस हो सकती है। तो सपोज अपना हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो केवल वाई पे रोटेशन और जेड पे रोटेशन जो है वो कंसिडर करेंगे। तो वाई के लिए हाफ kT हो जाएगा, जेड के लिए हाफ kT हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, kT हो जाएगा। तो ये रहा kT यहाँ पे लिखा हुआ, रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा, kT हो जाएगा। इसके बाद वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए भी हमारे पास ये H है और यहाँ पे ये H है, तो दोनों पास में आ सकते हैं और दोनों दूर जा सकते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो तरह की एनर्जीज होती है। इसका वाइब्रेशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो एक्स में ही पास आ सकता है और एक्स में ही दूर जा सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 kT हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 kT हो जाएगा। तो वाइब्रेशन के लिए कितना हो जाएगा, kT हो जाएगा। ये हमने एक मॉलिक्यूल की बात करी। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/2 kT ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और एन के टी जो है वो हमारे पास रोटेशन की हो जाएगी और एन के टी जो हमारे पास वाइब्रेशन की हो जाएगी। एन के को हम एन आर रख सकते हैं, तो हमारे पास एन आर में ये हो जाएगा। तो टोटल जो एनर्जी है हमारे पास, अगर मोलर एक मोल की लेंगे तो यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी स्मॉल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर भी स्मॉल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास एनर्जी ये आ जाएगी 7/2 RT। अगर हम सीवी की वैल्यू निकालें, सीवी की वैल्यू हमारे पास होती है डेल यू अपॉन डेल टी होती है। तो 7/2 R का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 R हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल सीवी और सीवी रोटेशनल और सीवी वाइब्रेशनल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि सीवी की वैल्यू क्लासिकल थ्योरी से कितनी आ रही है, 7/2 आ रही है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं आ रही है। तो टेम्परेचर के साथ में अगर सीवी का ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ इस तरह से आना चाहिए और यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए CV/2R। जबकि एक्चुअल जो ग्राफ आता है, लेट मी शो यू, वो इस तरह से आता है। एक्चुअल ग्राफ आपका इस तरह से आता है, यानी यहाँ पर 3/2 होती है लो टेम्परेचर पे, फिर मिड टेम्परेचर पे 5/2 R होती है और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके 7/2 R होती है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमें मिला है वो रिजल्ट गलत है, 7/2 R सारे टेम्परेचर पे नहीं होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले बहुत कम टेम्परेचर पे देखते हैं तो 3/2 R के बराबर होता है, और अगर बाद में मिड रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू 5/2 के बराबर होती है, और बहुत हाई टेम्परेचर पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू 7/2 के बराबर होती है, यानी कि रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो गया। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो डायटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट को समझाने में असफल रही। तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता है।
तो ऑब्वियसली हमें क्वांटम की जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अब आपको ध्यान रखना है, आप बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तब इन दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन आप पढ़ लेना। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इनका जो डेरिवेशन है वो बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको इनका डेरिवेशन देखना है तो आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी, वहां पर जाके आप इनका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पे, एन क्वांटम नंबर होता है आपके पास में, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये एनर्जी है तो अब अपन क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके सीवी की वैल्यू निकालेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन हम जानते हैं कितना होता है। सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन किसका निकालेंगे, वाइब्रेशन का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, रोटेशन का निकालेंगे। तो वाइब्रेशन का निकालेंगे तो जेड वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, हमें पता है समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई होता है। तो माइनस हमें पता है कि यहाँ पर ये आ जाएगा समेशन ई की पावर, ये आ जाएगा, हमने वैल्यू रख दी एप्सिलॉन आई की। एप्सिलॉन आई की वैल्यू क्या रखी है हमने, एन प्लस हाफ एच न्यू, और अपॉन के टी तो था ही, करेक्ट। बीटा जो है, बीटा कितना है, 1/kT है, तो नीचे कितना आ जाएगा, kT। तो देखो ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो वाइब्रेशन की करस्पॉन्डिंग हो गया। यहाँ पर जो समेशन है, क्योंकि यहाँ पे n लगा हुआ है, तो समेशन की वैल्यू n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू इन्फिनिटी चला जाएगा। अब इस h न्यू अपॉन k को, h न्यू अपॉन k को हमने क्या लिखा है, h न्यू अपॉन k को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा कंपन से, या फिर थीटा वाइब्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। ये थीटा वाइब्रेशन जो है, ये इसकी डायमेंशन जो होती है वो टेम्परेचर की डायमेंशन आती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर की डायमेंशन होने के लिए। चलिए यहाँ पर z आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांशन के अंदर देखो, सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखो, n इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 थीटा अपॉन टी आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 थीटा बाई टी। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5/2 थीटा बाई टी। तो n की वैल्यू रखते जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 0 की करस्पॉन्डिंग आपको ये मिल जाएगा। ये मैं लिख लेती हूँ एक मिनट एक जगह। ये देखिए यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन मैंने लिख रखा है समेशन, है ना, और उसके बाद n इक्वल टू 0 पुट किया। सबसे पहले देखो n इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें ये टर्म मिला, करेक्ट। उसके बाद n इक्वल टू 1 किया तो ये मिला, n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये मिला। अब इन सब में से कॉमन जो फर्स्ट टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर आप डिवाइड करके देख लेना, ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास चलता रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो ये टर्म तो एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट में जो टर्म बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स में ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1 प्लस दिस इज एक्स प्लस दिस इज एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा बाई टी है ना, 2 थीटा बाई टी को क्या लिख सकते हो, थीटा बाई टी का होल स्क्वायर, थीटा बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स लिखेंगे तो 1/1 माइनस एक्स, एक्स कितना है, ई की पावर माइनस थीटा बाई टी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो जेड वाइब्रेशन जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये जो टर्म कॉमन लिया है वो कॉमन टर्म यहाँ पे है, और 1/1 माइनस एक्स, ये एक्स आ गया यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, जेड वाइब्रेशन हमारे पास ये हो चुका है। तो हमारे पास जेड वाइब्रेशन हमें मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही जेड आया, किसी एनर्जी स्टेट में कणों की संख्या का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन आई हमारे पास कितना होता था, n/z ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई होता था। तो यहाँ पर n nth अवस्था में लेना है, तो ये n आ गया, कौन सा, ये वाला, डिवाइडेड बाय z, z का फॉर्मूला ये रहा, z उल्टा लिखा है, ये देखो z में यहाँ पर ये वाला टर्म था ना, ये z उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये n/z हो गया यहाँ पे, n/z, और ये e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई वाला टर्म ये रहा, ये रहा, e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, वो सिंप्लीफाई करने का मतलब कैसे है मैं बता देती हूँ आपको। सिंप्लीफाई क्या किया है, सिंप्लीफाई ये किया है, यहाँ पर थीटा बाई 2 टी है,
और इस 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1/2 वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये n थीटा वाला टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगा, और ये 1 माइनस वाला जो टर्म था, 1 माइनस 1 वाला टर्म जो था वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये देखिए, ये 1 माइनस टर्म वाला एज इट इज रहेगा। अब इसमें n इक्वल टू 0 1 2 रखना है अपन को, n इज इक्वल टू 0 1 2 आप खुद रखना, यहाँ पे n रखना है सिर्फ आपको और कहीं नहीं रखना है, तो n0 n1 n2 आपके पास इस तरह से आएगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम लेते हैं, T इज वेरी वेरी लेस देन थीटा, अगर टेम्परेचर बहुत कम लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में कितना है, माइनस का थीटा बाई टी। अगर t बहुत छोटा लेते हैं तो देखो t बहुत छोटा लेंगे, बहुत छोटा का मतलब ऑलमोस्ट 0 ले लो, ऑलमोस्ट 0। समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इन्फानाइट, तो e की पावर माइनस इन्फानाइट कितना हो जाता है, 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, और कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पे लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसमें ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, एक्सपोनेंशियल वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में आप देखो n नोट की वैल्यू तो n के इक्वल आ रही है, लेकिन n1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो n1 आपके पास 0 मिल रहा है, n2 आपके पास 0 मिल रहा है, सिर्फ n नोट आपके पास n मिल रहा है। तो इस कंडीशन में n नोट जो आ रहा है वो n के इक्वल आ रहा है, बाकी सारे एक्साइटेड स्टेट में यानी ऊपर के लेवल सारे 0 आ रहे हैं। तो 0 केल्विन के पास में सारे अणु जो होते हैं वो लोएस्ट स्टेट में होते हैं, और इस अवस्था में एनर्जी जो होती है वो 0 नहीं होती है बल्कि 1/2 h के बराबर होती है। क्यों होती है 1/2 h के बराबर? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला था n प्लस हाफ h था, n इक्वल टू 0 रखो तो कितना आ रहा है 1/2 h न्यू, तो इसको बोलते हैं जीरो एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी जो होती है 1/2, अगर n मोलिक्यूल्स है तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 h न्यू के बराबर हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, 0 पर। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये कह सकते हैं, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर की बात करें तो ऊपर पर एनर्जी जो होती है ये होती है, और अगर इसको सॉल्व करके आगे डेरिवेशन करते हैं, अब वो डेरिवेशन देखो कहाँ मिलेगा आपको मैं बता देती हूँ। बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट है एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आइंस्टीन का मॉडल है स्पेसिफिक हीट का, और डिबाई का मॉडल है। डिबाई का मॉडल में मत देखिएगा, आइंस्टीन का मॉडल है। आइंस्टीन के मॉडल में एनर्जी यहाँ से लेके ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, इस थर्मोडायनेमिक्स में जब आपके पास ये वाला डेरिवेशन आएगा तो आपको ये नहीं करना है, बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन ये थर्ड ईयर में इसका डेरिवेशन है जो कि मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। तो अगर आप सोचे ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो इसका डेरिवेशन बीएससी पार्ट 3 में है जो कि मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो जो एनर्जी निकालेंगे किसी और टेम्परेचर पे, तो किसी और टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी आपकी ये आएगी, और अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 में जो एनर्जी है वो एनर्जी आ जाएगी ये। अब ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम देखते हैं टी बहुत कम लेते हैं, टी बहुत कम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए टी बहुत कम लेंगे तो ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा होते ही ये वाला पार्ट अवॉइड हो जाएगा, और अपने पास 1/2 k थीटा हो जाएगा। 1/2 k थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, एच न्यू बाई के, एच न्यू अपॉन के थी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 एच न्यू, और हमें पहले से पता है n इक्वल टू 0 पे 1/2 एच न्यू एनर्जी आ रही थी, ये हमें समझ में आ गया। अब हम हाई टेम्परेचर पे देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी आती है। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल में थीटा अपॉन के, थीटा बाई टी की वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो 1 प्लस थीटा बाई, देखो e की पावर x में अगर x बहुत कम होता है तो इसका एक्सपोनेंशियल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर e की पावर थीटा बाई टी है, t बहुत ज्यादा है, अगर t बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है, थीटा बाई टी, तो एक्सपोनेंशियल थीटा बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस थीटा बाई टी लिख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस थीटा बाई टी, और ये -1 भी साथ में है, -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल थीटा बाई टी बचेगा, और टी ऊपर चला जाएगा तो ये टी बाई थीटा हमारे पास हो जाएगा, करेक्ट। ये वाली वैल्यू ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो जहां पे है वहां पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ये टी बाई थीटा जो है ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल, इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी, हमें इस पूरे की वैल्यू मिलेगी टी बाई थीटा, टी बाई थीटा मिल रही है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी बाई थीटा के अंदर अब देखो ध्यान से,
ये टी बाय थीटा मिल रहा है और टी बहुत हाई टेम्परेचर है, क्योंकि टी बहुत ज्यादा है तो इसके सामने 1/2 क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो टी बाय थीटा को के थीटा से मल्टीप्लाई करो तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ रहा है, के टी आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, के टी आ रहा है। यानी कि लो टेम्परेचर पे तो एनर्जी, वाइब्रेशन की एनर्जी हो ही नहीं रही है, वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, n=0 पर सारे के सारे नीचे वाले स्टेट में पड़े हैं। और बहुत हाई टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी आ रही है, केटी आ रही है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बहुत हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन की एनर्जी कितनी होती है, केटी होती है। तो यहाँ हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर पे एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडरेबल अमाउंट में आ रही है। अगर सीवी को हम निकालेंगे तो सीवी जो होता है वो डेल यू बाय डेल टी हो जाएगा। यू आपके पास दिया हुआ है, यू आपके पास कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। इस यू से अपन को निकालना है सीवी, वो मैं निकाल देती हूँ एक बार, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। देखो ये यू था हमारे पास में, ये यू था यहाँ पे, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें डी यू बाई डी टी करना है, तो एन के थीटा की जगह एन के थीटा, 1/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन फंक्शन दिया हुआ है, 1/x का कितना होता है, -1/x²। तो यहाँ पे -1/x² देख लिया अपन ने, ये रहा -1/x का स्क्वायर। और फिर जो फंक्शन होता है उसका करना पड़ता है, फिर इस फंक्शन का करना पड़ेगा। इसमें -1 का तो 0 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाला एज इट इज रहेगा। फिर ई की पावर में जो है उसका भी करना पड़ेगा, थीटा बाई टी का, टी के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, करेक्ट। फिर मैंने बस रीअरेंज किया है, एन के थीटा की जगह एन के थीटा है, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, जीरो भी हट चुका है। तो यहाँ से ई की पावर थीटा बाई टी को यहाँ लिख लिया, और ये नीचे का जो स्क्वायर था वो यहाँ लिख लिया, और ये थीटा बाई टी स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया है, यहाँ पे इस एन के को आर लिख लिया, ये थीटा जो है इस थीटा में इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ टी स्क्वायर है, ऊपर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को साथ लिख लिया, और ये वाला पार्ट एक साथ लिख लिया। अब ये वाला पार्ट जो है ये किसके बराबर है, सीवी के बराबर है, जो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये लो इक्वेशन नंबर 16 देख लो। इक्वेशन नंबर 16 जो है वो अभी अभी आपको जो मैंने डिराइव किया है वो मिला है। तो इसमें आप देख लो, अगर टी बहुत छोटा है, टी जो है थीटा से, थीटा के कंपैरिजन में, टी बहुत छोटा अगर है, अगर टी बहुत छोटा है तो सीवी लगभग 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ इस तरह से आ रहा था अपना, यहाँ जाके 7/2 आ रहा था, यहाँ 5/2 आ रहा था, यहाँ पर 3/2 आ रहा था। ये ट्रांसलेशन के लिए था। फिर इसमें रोटेशन ऐड होता है रूम टेम्परेचर पे, फिर वाइब्रेशन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वाइब्रेशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो अगर टी बहुत छोटा लेते हैं तो सीवी 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है या नहीं आ रहा देख लेते हैं। टी बहुत छोटा होने पर क्या हो जाएगा, अगर टी बहुत छोटा है तो ये टर्म आपके पास जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। करेक्ट, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। अब नीचे वाले में देखो, एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है, t अगर बहुत छोटा है, t बहुत छोटे होने से e की पावर थीटा बाय टी में देखो, अगर t बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म डोमिनेट करेगा। तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म के सामने ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को अवॉइड कर दो। तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, थीटा बाय टी, और यहाँ पे क्या, इसका स्क्वायर है, e की पावर थीटा बाय टी का स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, राइट। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो e की पावर माइनस थीटा बाई टी हो जाएगा। और t आपके पास बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने से ये टर्म e की पावर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो सीवी जो आ रहा है वो आपके पास लगभग 0, यानी कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता ही नहीं है, जो रिजल्ट हमें चाहिए था। और हाई टेम्परेचर पे देख लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू केटी के बराबर आनी चाहिए, हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू आर के बराबर आनी चाहिए, जो कि अभी अभी देख लेते हैं अपन लोग को। हाई टेम्परेचर पे देखो, जब हाई टेम्परेचर पे ई की पावर थीटा बाय टी में, टी बहुत हाई है, टी बहुत हाई है तो ये टर्म बहुत छोटा हो गया, तो इसका एक्सपांशन यूज करेंगे, 1+x, 1+x मतलब 1+थीटा बाय टी। तो नीचे करो सबसे पहले नीचे, तो 1+थीटा बाय टी में 1, इस 1 से ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा थीटा बाय टी, और साथ में क्या है उसका स्क्वायर है। तो इस थीटा बाय टी के स्क्वायर से ये थीटा बाय टी का स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, एक तो आर बचेगा और एक ये वाला टर्म बचेगा। इसमें क्योंकि टी जो है, टी बहुत बड़ा है, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको आर के सामने अवॉइड कर दो, इसको मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं,
नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो एक बार, या फिर इसको भी ऐसे कर दो, इसको भी ले लो, जीरो करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको भी कर लो, 1 प्लस थीटा बाई टी, 1 प्लस थीटा बाई टी कर दो ऊपर में भी, और ऊपर में 1 प्लस थीटा बाई टी करेंगे तो टी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये टर्म 1 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, जीरो, और आर अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपली आर आ जाएगा। तो सीवी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या हो रही है, आर के इक्वल आ रही है, बस हमें आर तक ही चाहिए थी, आर ही उसमें वो हो रहा था, 3/2 आर आ रहा था एक तो, प्लस रोटेशन का आर आ रहा था, प्लस वाइब्रेशन का आर आ रहा था हाई टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो ये डायटोमिक गैस की वाइब्रेशन की हो गई। अब सेम चीज हमें क्या करना है, सेम चीज हमें रोटेशन के लिए करना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो वहां पे लिखी हुई थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिखा देती हूँ एक बार आपको। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी लेनी है इस बार, ये रही। इक्वेशन नंबर 5 तो है वाइब्रेशन, इक्वेशन नंबर 4 में देखो ये एप्सिलॉन है इस बार, तो z इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई में एप्सिलॉन की जगह ये वाली वैल्यू अपन को लेनी है, तो ये वाली वैल्यू अपन ले लेते हैं। इसमें अपन को ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, सिमिलरली करके लिख देना, बस ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बनेगा, यहाँ थीटा रोटेशन बनेगा, थीटा रोटेशन इस बार ये होगा, और कुछ नहीं करना है, बस यही लिखना है, जैसा कि वाइब्रेशन के लिए होता है वैसा ही, आप चाहो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, बस यहाँ पे लिख लेना कि जब 20 केल्विन के पास में टेम्परेचर होता है तब हमारे पास रोटेशन नहीं होता है, रूम टेम्परेचर जब होने लगता है तो रोटेशन होने लग जाता है, और वहां पर सीवी की जो वैल्यू होती है वो आर के बराबर हो जाती है। और बाकी ये थ्योरी है, पूरी थ्योरी हमें और कुछ भी नहीं लिखनी है। इस तरह से यहाँ पर बाकी ये थ्योरी है, आप वाइब्रेशन वाला डेरिवेशन कर देना, वाइब्रेशन का डेरिवेशन पूरा जितना मैंने बताया उतना कर दो, और बाकी रोटेशन के लिए आप लिख देना सिमिलरली, रोटेशन का भी जो होता है वो बहुत लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होता है, और रूम टेम्परेचर पे आर तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैं ये चीज दिखा देती हूँ। सो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस, जिसकी शुरुआत आपको करनी है, ये सब थ्योरी आपको किसी काम की नहीं है, आपको शुरुआत यहाँ से करना है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये एनर्जी और ये सीवी हो जाएगा, ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ अलग आता है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरह से आता है, लो टेम्परेचर पे केवल 3/2 आर होता है, हाई मिडिल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 5/2 आर होता है, और बहुत हाई पे 7/2 आर होता है। तो ये फिर बाद में वाइब्रेशन को क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया गया था। तो ये रोटेशनल एनर्जी होती है और ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। वाइब्रेशन का हमने डेरिवेशन पूरा किया था, ये देखिए वाइब्रेशन का इक्वेशन 6 तक, थीटा वी लिखा है यहाँ पे। फिर ये भी मैंने करके बताया था आपको, ये भी मैंने आपको करके बताया था पूरा, ये डेरिवेशन भी अपन ने पूरा किया है, वाइब्रेशन का अपन ने पूरा किया है, रोटेशन का अपन ने नहीं किया है। ये एनर्जी भी आई थी, और इस एनर्जी से अपन ने एवरेज एनर्जी भी निकाली थी। ये हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी आई थी, और ये हाई और लो टेम्परेचर पे हमने देखा था, हाई टेम्परेचर पे केटी आ रहा था, लो टेम्परेचर पे जीरो आ रहा था। सीवी भी हमने निकाला था, लो टेम्परेचर पे सीवी जो जीरो आ रहा था, और हाई टेम्परेचर पे वो आर के इक्वल आ रहा था। फिर हमने रोटेशन के लिए निकाला था, रोटेशन के लिए आप ये बस लिख सकते हो कि सिमिलरली रोटेशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे होता है। दैट्स इट।